आज हम बात करेंगे अनुसंधान और चिंतन पर। किसी भी अनुसंधान का मूल आधार जो है वो मस्तिष्क की वो प्रक्रिया है जिसे हम चिंतन कहते हैं। बिना चिंतन के शोध कार्य हो ही नहीं सकता। शोध के आरंभ से लेकर अंत तक जितने भी क्रियाकलाप होते हैं वो सब चिंतन के ऊपर ही निर्भर करते हैं। शोध प्रबंध की उत्कृष्टता का मुख्य आधार भी मस्तिष्क की सतत जागरूकता और सक्रियता है, और मस्तिष्क की सक्रियता से ही चिंतन संभव है। विषय की संभावनाओं तथा सीमाओं का निर्णय करना, उपलब्ध सामग्री का संचयन करना, विश्लेषण एवं तर्क पद्धतियों के द्वारा अपने मंतव्यों की स्थापना करना, ये सब मस्तिष्क का ही कार्य होता है। अतः अनुसंधान में इस चिंतन प्रक्रिया के बारे में चिंतन करना भी उपयोगी होता है। चिंतन जो है वो मानव मस्तिष्क की एक विशेष प्रक्रिया है जो सभी क्षेत्रों में मानव की उन्नति का आधार है। जानवर कभी नहीं सोचते, यदि सोचते हों तो भी वो उस अर्थ में नहीं सोचते जिसमें मनुष्य सोचता है, और वो सोचते भी हैं तो वो अपनी भाषा में बताते हैं, तो जानवर की भाषा प्रत्येक समझ नहीं सकता। विशेष चिंतन के बिना मनुष्य भी नित्य अनेक कार्य करता है, और जिनका आधार या तो कोई परंपरा होती है, या कोई आदत होती है, या हमारी कोई वैकारिक उत्तेजना भी होती है। तो जो कुछ स्वयं कोई करता आया है या जो दूसरे लोग करते आए हैं उसे करने के लिए हमें विशेष चिंतन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। परंतु अगर हमारे सामने कोई समस्या उपस्थित हो जाती है तो उसे सुलझाने के लिए हमें चिंतन करना पड़ता है। आदि मानव से लेकर आज तक के मानव ने इस तरह की हजारों समस्याओं को सुलझाने के लिए जो चिंतन किया है, उसी के फलस्वरूप जीवन जो है वो आज की उपलब्धियों को प्राप्त कर सका है। इनमें कितनी मानव के लिए सचमुच उपयोगी है और कितनी उसके सामने भीषण विपत्तियां खड़ी कर रही हैं, यह दूसरी बात है। परंतु इतना तो हमें मानना ही पड़ेगा कि समस्त भलाइयों बुराइयों के साथ सभ्यता का आधार जो है वो चिंतन ही है। अब बात आती है, मानव का चिंतन अधिक गहरा और गंभीर पहले नहीं था, परंतु जब किसी ने किसी समस्या को सुलझाने के लिए चिंतन किया और सोचकर कोई उपाय निकाला, तभी अनुसंधान का आरंभ हुआ और सभ्यता का आविर्भाव भी हुआ। इस तरह से मानव सभ्यता का आधार अनुसंधान है और अनुसंधान का आधार चिंतन है, क्योंकि बिना चिंतन के कुछ संभव है ही नहीं। चिंतन दो प्रकार का रहता है, निष्क्रिय चिंतन और सक्रिय चिंतन। निष्क्रिय चिंतन वो कहते हैं कि जिसमें हमारा जो कार्य है, जिसके लिए हमें ज़्यादा नहीं सोचना पड़ता, या हमारे मस्तिष्क को कार्य करने के लिए सक्रिय नहीं रहना पड़ता। आधुनिक जीवन चिंतन रहित कार्य व्यापारों से रहित नहीं है। अधिकांश सामान्य लोगों के सामान्य दैनिक व्यवहारों की प्रेरणा के रूप में भी एक तरह का चिंतन होता है। कहीं जाना हो बस, या रेल पकड़ने के लिए, या सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़े पहनने हो, मन उबने लगे तो जरा घूम के आने की बात हम सोचते ही हैं। इन सब के पीछे जो मानसिक क्रिया रहती है उसे निष्क्रिय या रूढ़ चिंतन कहते हैं। धार्मिक और सामाजिक व्यवस्थाओं के प्रति अंधश्रद्धा, राजनीतिक आंदोलन की नारेबाजी, अनेक विद्यार्थियों का नोट्स रटना भी जो है वो निष्क्रिय चिंतन पर आधारित होता है। इसीलिए विद्यार्थियों को सदैव कहा जाता है कि रटंत प्रवृत्ति से बचें। इसके विपरीत अगर हम आए, किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए जो चिंतन किया जाता है वह सक्रिय चिंतन रहता है। समस्या बिल्कुल नई हो तो मौलिक रूप से उसे सुलझाने के लिए सोचना पड़ता है, और ऐसा चिंतन ही अनुसंधान का आधार बनता है। परंतु बहुत कम लोग इस तरह का चिंतन कर पाते हैं। गंभीर चिंतन को अन्यों के लिए छोड़ देने में बड़ी सुविधा होती है, इसलिए अनुसंधान के क्षेत्र में मौलिक कार्य करने वालों की संख्या बहुत कम रहती है। लेकिन सच्चा और महत्वपूर्ण अनुसंधान करना हो तो मस्तिष्क को कठिन श्रम देने के लिए तैयार रहना चाहिए, और हमें सक्रिय चिंतन के लिए भी तैयार रहना चाहिए। जब अनुसंधान कार्य में सक्रिय चिंतन रहता है तब हम कभी भी गलती करने की कोई वजह नहीं छोड़ते हैं, और हमारा जो कार्य है वो अपने आप में अनूठा होता है और मौलिकता उसमें रहती है।
मौलिक चिंतन करने में कभी कभी खतरा भी होता है, क्योंकि लीक से हटकर जब हम कोई बात सोचते हैं तो कई बार उस बात को अपनाया नहीं जाता है, उसको आसानी से स्वीकारा नहीं जाता है, और कई बार तो पागल जैसी संज्ञा भी दे दी जाती है जब तक कि उसका परीक्षण ना कर लिया जाए कि वो बात कितनी सही है। मौलिक चिंतन करके नए सिद्धांतों का आविष्कार करने वालों को प्राय विद्वानों या समाज के विरोध का भी सामना करना पड़ता है, जिससे चिंतन विकास में बाधा भी होती है। वर्तमान युग में ये बहुत खतरा बहुत कम हो गया है, क्योंकि वैश्वीकरण का जमाना है, और आज हम अगर कुछ नया मौलिक चिंतन करते भी हैं, कुछ नई बात सामने आती भी है, तो उसको स्वीकार बहुत आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि आज हम बहुत ज़्यादा विकसित हो चुके हैं। आज हम आर्थिक रूप से भी हो चुके हैं विकसित, आज हम सामाजिक रूप से भी काफ़ी विकसित हो चुके हैं, और धार्मिक रूप से भी हम जो है वो अंधाकरण करने से बचते हैं, और जो अच्छा है उसको हम अपनाते हैं। तो इसमें नए सत्यों का उद्घाटन करने वालों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता था। समय ऐसा भी था। कहा जाता है कि अरस्तु के युग में उनके मतों का खंडन करने वालों को तब तक एकांत कारावास दिया जाता था जब तक कि वो अपना मन ही नहीं बदल लेते थे। गैलीलियो और सुकरात को धार्मिक सत्ताधारियों से जो खतरा उठाना पड़ा वह बहुत प्रसिद्ध था। हर धर्म में स्वतंत्र चिंतन करने वालों को विद्रोही माना जाता था। राष्ट्रनीति भी इससे मुक्त नहीं थी। व्यष्टिगत मौलिक चिंतन से समष्टि की सच्ची या कल्पित हानि होने की आशंका भी चिंतकों और लेखकों को देश से निष्कासित करने की प्रवृत्ति भी कुछ राष्ट्रों में होती थी, और अब भी है कुछ राष्ट्रों में, कि वहाँ के लेखक जो हैं वो मौलिक चिंतन करके कुछ लिख नहीं सकते हैं, वो सब अपनी अभिव्यक्ति को स्वतंत्र रूप से सबके समक्ष प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। फिर भी इन सब के बावजूद स्वतंत्र सक्रिय चिंतन का विकास अब होता जा रहा है। इससे भी खतरनाक जो है वो हर नए विचार और सिद्धांत को परीक्षित किए बिना तुरंत स्वीकार कर लेना, वो भी बड़ा गलत है, क्योंकि जब तक हम उसको परीक्षण नहीं कर लें और जब तक हमें उस बात के तथ्यों से हम अवगत नहीं हो जाएं, तब तक उसको स्वीकार करना भी ठीक नहीं है। वर्तमान भारत में विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, साहित्य, भाषा, विज्ञान सभी क्षेत्रों में विदेशों में विकसित नवीनतम सिद्धांतों को अपना लेने की और हर निर्माण क्षेत्र में विदेशी तकनीकों को अपनाकर व्यापारिक मुनाफा प्राप्त करने की जो होड़ा-होड़ी चल रही है, वह जो है वो वर्तमान हमारे जो मस्तिष्क है उसकी निष्क्रियता का परिचायक ही नहीं है, बल्कि भविष्य में शोध मनोवृत्ति के कुंठित रह जाने की सूचक भी है। इसको मैं आसान शब्दों में आपको बताना चाहूँगी कि जो होड़ा-होड़ी चल रही है नई तकनीकों को अपनाने की, अधिक मुनाफा कमाने की, हमें उसका अंधाकरण नहीं करना चाहिए। हमें उनके लाभ, उनकी हानि, उसके बारे में अवगत होना चाहिए, और हमें अपनी मौलिकता को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हो सकता है कि हम जो होड़ा-होड़ी कर रहे हैं उसमें हमें कुछ नुकसान हो, और हमारा जो अपना मत हो वो कहीं ज़्यादा अच्छा हो उस विषय में, तो हमें ये ज़रूर देख लेना चाहिए। दूसरा, हमें अपनी योग्यता भी देखनी चाहिए, क्योंकि योग्यता के ऊपर भी निर्भर करता है। कई बार हम होड़ा-होड़ी में हमारी अधिक जो योग्यता होती है उसको भी हम नज़रअंदाज कर देते हैं, और कम योग्यता वाले जो कर रहे हैं काम, हम उसी का अंधाकरण करते चले जाते हैं, तो हमारी जो प्रतिभा होती है वो वेस्ट चली जाती है। कहने का तात्पर्य क्या है कि हमें अंधा अनुकरण से बचना चाहिए, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो सामाजिक जीवन हो, चाहे वो कुछ भी हो, क्योंकि प्रत्येक की क्षमताएं भिन्न होती हैं, प्रत्येक के गुण भिन्न होते हैं, प्रत्येक में अवगुण भी भिन्न होते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जब व्यक्तिगत विभिन्नता है तो हमें अपने अनुरूप ही कार्य करने चाहिए। इसके बाद आती है कि सिद्धांत और जो अनुयायी की जो दुर्बलता है उसी की दशा में आगे का चिंतन जो है वो कुंठित हो जाता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर जो शोध कार्य करने वाला शोधक है
अगर उसको अनुयायी बना दिया जाए कि तुझे तो ऐसा ही करना है, तो वो कुंठित हो जाएगा, क्योंकि वो अपना जो मौलिक चिंतन है वो तो अब बता ही नहीं पाएगा। उसे डर भी है कि उसका शोध कार्य नहीं, इस बात से उसका शोध कार्य जो है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ जाए, उसको कोई नुकसान उठाना नहीं पड़ जाए, उसका समय अधिक नहीं लग जाए। लेकिन ये सरासर गलत है, क्योंकि कहीं ना कहीं शोध कार्य के लिए नवीनीकरण की आवश्यकता होती है, और शोधार्थी का मौलिक चिंतन उसमें बहुत उपयोगी होता है, तो हमें बचना चाहिए। दूसरी ओर कई बार निर्देशक बहुत उदार होता है, वो सारी चीज़ें शोधार्थी को खुद ही बता देता है, तो उससे शोधार्थी को मौलिक चिंतन भी नहीं करना पड़ता है, उसका कार्य जो है वो निर्देशक के अनुसार फटाफट से पूर्ण हो जाता है। वह भी बड़ा गलत है। क्यों है गलत? क्योंकि उसमें शोधार्थी का जो मौलिक चिंतन है वो कहीं प्रयोगी नहीं हुआ है, और निर्देशक क्योंकि वो तो अनुभवी है, वो अपने अनुसार उस कार्य को पूर्ण करा देता है। जबकि दूसरी ओर अगर केवल शोधार्थी है, वो अपने तरीके से काम करता है, और वो अगर किसी एक सिद्धांत में कोई कमी कर रख देता है या उसको उतना ज्ञान नहीं है, तो भी दिक्कत आती है कि वो उसमें गलती कर सकता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि निर्देशक को केवल चाहिए कि वो वॉचमैन का काम करे, वो उसको देखे परखे, उसको समझे, उसकी गलतियों को निकाले, और उसके मौलिक चिंतन को बाधित कदापि ना करे, और कार्य करने का मौका जो है वो शोधक को ही दे, अनुसंधानकर्ता को ही दे। इस तरह से जो दिमाग है शोधक का वह चलेगा, और वो गुलाम जैसा दिमाग उसका नहीं होगा, और उसके जो सिद्धांत हैं, उसके जो मत हैं, उसका जो मौलिक चिंतन है वह भी उस शोध कार्य में प्रयोग होगा। तो इस तरह से ये इस चीज़ से बचना चाहिए कि केवल शोधार्थी भी कुछ नहीं है और केवल निर्देशक भी कुछ नहीं है। कार्य विषय के अनुरूप होना चाहिए, मौलिक चिंतन उसमें होना चाहिए। निर्देशक भी अपने मौलिक चिंतन के अनुसार निर्देश दे सकता है शोधार्थी को, लेकिन वो अपनी राय कभी नहीं देगा, वो केवल निर्देश देगा, और वो निर्देश चिंतन मौलिक चिंतन को बढ़ाने के लिए शोधार्थी को दिए जाएंगे। कार्य शोधार्थी खुद करेगा, भिन्न भिन्न मत जो है शोधार्थी पेश करेगा, और कितना उपयुक्त है, क्या उपयुक्त है, क्या ठीक है, परीक्षण द्वारा वो सब निर्देशक और शोधार्थी दोनों मिलकर उसको जानेंगे। किसी का भी मौलिक या सक्रिय चिंतन जो है वो प्रवृत्ति पीढ़ियों के लिए निष्क्रिय रूढ़ चिंतन बन सकता है। तो इसलिए रुई का कपड़ा बनाने में, चक्र का आविष्कार करने में, गाड़ी का निर्माण करने में, मिट्टी की ईंटों को बनाकर उनका भवन बनाने में, मिट्टी के घड़े पकाकर उनको पानी या अन्य चीज़ों को रखने योग्य बनाने में, इस तरह के हर निर्माण कार्य में प्राचीन मानव को बहुत समय तक चिंतन करना पड़ा होगा, खोज भी करनी पड़ी होगी, तभी ये सब कार्य हो पाए। परंतु आज तो इन सब के निर्माण में हमें स्वतंत्र चिंतन करना नहीं पड़ता, केवल हमें ये चिंतन करना पड़ता है कि मिट्टी कौन सी प्रयोग में लाएं कि जो मिट्टी का बर्तन बनाया जाए वो ज़्यादा समय तक रहे, ताकि पैसा भी बचाया जा सके, और जो कला है वह भी ज़्यादा समय के लिए संजो कर रखी जाए। एक छोटा सा उदाहरण है, ईंटें बनाते वक्त हमें ये सोचना है कि ईंटें अच्छी कैसे बनेंगी और कम पैसों में कैसे बनेंगी। कहने का तात्पर्य क्या है कि मूल चिंतन नहीं करना, लेकिन मौलिक चिंतन हर एक चीज़ का कभी भी किया जा सकता है। कभी भी हम चीज़ों को सुधारने के लिए सक्रिय चिंतन कर सकते हैं, और सभी क्षेत्रों में यह हम कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं दर्शन के क्षेत्र की, तो दर्शन के क्षेत्र में मानव के अस्तित्व का अर्थ समझने के लिए और साहित्य में उसके धर्म सृजन प्रक्रिया के स्पष्टीकरण के लिए काफ़ी चिंतन करके अनेक सिद्धांत बनाए गए हैं। परंतु कोई व्यक्ति कई सिद्धांतों का अपेक्षित मूल्य निर्धारित करना चाहे या उन सब से असंतुष्ट होकर अपना नया सिद्धांत प्रस्तुत करना चाहे, तो वह सक्रिय चिंतन का ही आश्रय लेगा ना, और वह जरूरी भी है। यही सक्रिय चिंतन मौलिक शोध का आधार बनता है। हमें हमेशा नकल से बचना चाहिए और मौलिक चिंतन हमें करना चाहिए जब बात अनुसंधान की हो और जब बात शोध कार्य की हो। सक्रिय चिंतन के
भेद कौन कौन से हैं? अब हमारे सामने बात तो ये आ गई कि हमें क्या करना है, सक्रिय चिंतन करना है। अब सक्रिय चिंतन कौन कौन से हैं, किस प्रकार से किए जा सकते हैं? तो इसमें जो अनुसंधान में जो सहायक हैं वो कई प्रकार के सक्रिय चिंतन हैं, जो कि अनुसंधान में कठिनाइयों को दूर करते हैं और जो परिणाम आते हैं उनको उनमें सार्थक भूमिका भी निभाते हैं। सबसे पहला आता है मननात्मक चिंतन। इसको हम रिफ्लेक्टिव थिंकिंग के नाम से भी जानते हैं। ये एक बहुत बड़ा शब्द है और गहन चिंतन के प्राय सभी पक्षों को समाविष्ट करता है। किसी भी वस्तु या विषय के बारे में गहराई से सोचना और उसके विभिन्न पहलुओं को परीक्षण करना मननात्मक चिंतन है। कारण, स्रोत, प्रेरणा आदि की खोज करते समय संभावनाओं और असंभावनाओं पर सोचना भी रिफ्लेक्टिव थिंकिंग के अंतर्गत आता है। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग बहुत काम आती है। ये जीवन से के हर पहलू में कहीं ना कहीं रिफ्लेक्टिव थिंकिंग का बहुत बड़ा योगदान रहता है। दूसरा आता है विश्लेषणात्मक चिंतन, जिसको हम एनालिटिकल थिंकिंग भी बोलते हैं। पूर्ण का अंगों के रूप में विच्छेदन करना, यही विश्लेषण है। कहने का तात्पर्य क्या है कि एक जो संपूर्ण चीज़ है, एक जो पूर्ण चीज़ है, उसको अलग अलग टुकड़ों में विच्छेदित करके जानना ही विश्लेषण है। अतः जो विषय है उसके विविध भागों में विभक्त करना, जैसे पुस्तक में अलग अलग यूनिट होती हैं, पाठ्यक्रम में भिन्न भिन्न विषय होते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि पूर्ण भाग का अलग अलग भागों में विभक्त करना, अंगों के पारस्परिक संबंधों को समझना। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो भिन्न भिन्न पार्ट हैं उनमें आपस में संबंध क्या है उसको भी समझना, पूर्ण के साथ अंशों के संबंध को जानना, पूर्णता को भी जानना, पूर्ण को भी जानना, अपूर्ण को भी जानना, पूर्ण का अपूर्ण के साथ क्या संबंध है उसको भी जानना, उसके कार्य कारण को भी जानना, उसके क्रिया परिणाम को भी जानना, उनमें भी संबंध करना। ये सभी चिंतन विश्लेषणात्मक चिंतन माने जाएंगे। हर तरह के अनुसंधान में विश्लेषण और संश्लेषण के द्वारा ही विषय या वस्तु का ज्ञान पाया जाता है और प्रकट किया जाता है, इसलिए इसका विशेष महत्व है। अब तीसरे नंबर पर बात आती है रैशनल थिंकिंग की, जिसको हम युक्ति संगत चिंतन भी कहते हैं। सामान्य तर्क बुद्धि का प्रयोग करके स्वीकार्यता अस्वीकार्यता का निर्णय करने के लिए जो चिंतन किया जाता है वही युक्ति संगत चिंतन है। यानी हमें क्या तो स्वीकार करना है और क्या तो अस्वीकार करना है, ये सब रैशनल थिंकिंग के अंतर्गत आएगा। इस तरह चिंतन करने वाला ऐसा अभौतिक और असंभाव्य बातों को ज्यों को त्यों कभी भी स्वीकृत नहीं करता है। उसका कारण या प्रमाण दोनों तथ्यों को ही स्वीकृत करना पड़ता है। कुछ प्रसंगों में यह शब्द उस चिंतन के लिए प्रयोग होता है जिसमें ईश्वर, मोक्ष, अध्यात्म आदि ऐसे तत्वों का निषेध करता है जो ना तो इंद्रियगम्य है और न ही सामान्य बुद्धि के तर्कों के द्वारा निरूपित किए जाते हैं। तो एक तरह से यह भी तार्किक चिंतन से मिलता जुलता ही है। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो रैशनल थिंकिंग है वो कुछ लॉजिकल थिंकिंग से मिलती जुलती है और हमें कुछ बातों में इसको लॉजिकल थिंकिंग से जोड़ना पड़ता है, जिसको हम अभी जानेंगे। अब बात आती है तार्किक चिंतन की, यानी लॉजिकल थिंकिंग की। तो युक्ति संगत चिंतन का विकसित रूप जो है वो तार्किक चिंतन है। इसमें तर्क पद्धतियों के आधार पर व्यवस्थित चिंतन किया जाता है और आशयों और सिद्धांतों की अपेक्षाकृत अधिक दृढ़ता से प्रमाणित किया जाता है। किसी प्रक्रिया की क्रमिकता को, कार्य के कारणों के संबंधों को और विविध
प्रक्रियाओं के पारस्परिक संबंधों को समझने के लिए और तथ्यों के सुनिश्चित प्रमाणीकरण के लिए तार्किक चिंतन बहुत ही उपयोगी है। चारों प्रकार के चिंतन हमने अभी जाने जो अनुसंधान प्रक्रिया में अनिवार्यता का स्थान रखते हैं। वस्तु स्थितियों के रूपों को समझकर पारस्परिक संबंधों का निर्णय करने के लिए भी, और विविध प्रतिभासों मतलब फिनोमिना या फिर जो प्रोसेसेस हैं उनके बारे में जो नियम लॉ सिद्धांत बनाने के लिए इन सभी प्रकार के चिंतनों से हमें काम लेना पड़ेगा। चिंतन जितना विशाल और गहन होगा परिणाम भी उतना ही महत्वपूर्ण होगा। उत्तम शोध प्रबंध अलभ्य सामग्री का संचय मात्र नहीं होता है। हमें शोध कार्य में अलभ्य सामग्री का संचय करके रख देने से कुछ नहीं होता है। गंभीर चिंतन का भंडार भी उसमें शामिल हो तभी कुछ होता है। इसके बाद आता है कल्पनात्मक चिंतन। जो पहले 4 चिंतन बताए वो तो अति आवश्यक चिंतन है। अब कल्पनात्मक चिंतन जो है वो कभी कभी वस्तु तथ्यों का विश्लेषण और कारण कार्यों के संबंध का स्थापना बौद्धिक या तार्किक विश्लेषण चिंतन से कई बार नहीं होता है। तब कल्पनात्मक चिंतन का सहारा लेने की प्रवृत्ति शोधकारों में दिखाई देती है। कई बार क्या होता है कि ना तो लॉजिकल थिंकिंग से बात बनती है ना तो रैशनल थिंकिंग से बात बनती है। तब बात आती है हमारी जो कल्पनात्मक जो चिंतन है उसकी, जिसको हम इमेजिनेटिव थिंकिंग भी बोलते हैं या इसको हम स्पेकुलेटिव थिंकिंग भी बोलते हैं। तो प्रत्यक्ष प्रमाणों के द्वारा निरूपित ना होने पर भी कुछ अनुमान लगाए जाते हैं। प्राचीन लेखकों या इतिहास पुरुषों के जीवनों के बारे में और अर्थ की दृष्टि से अस्पष्ट कृतियों का अर्थ बताने के लिए अवसर अनुमानों पर ही आश्रित चिंतन किया जाता है। जैसे सपोज करो कि हमें कोई भी साहित्य कोई कविता है और उसमें हमें कोई अर्थ बताने में बड़ी परेशानी आ रही है, तो हम कविता में जो अर्थ हमें पता है और जो वस्तु स्थिति को हम जानते हैं, जिस परिस्थिति जो उसमें जो कुछ भी हमें समझ आया गया है, उससे हम स्पेकुलेटिव थिंकिंग करते हुए उससे जोड़कर उसको हम स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं। तो अनुसंधान में जहाँ तक हो सके ऐसे चिंतन का वर्णन करना चाहिए जिसमें प्रमाणित सत्यों को ही अनुसंधान में अंतिम परिणामों के रूप में मान्यता देनी चाहिए। जो बातें प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रमाणों से प्रमाणित नहीं हैं उनके बारे में कल्पना पर आधारित चिंतन द्वारा निर्णय करने से और सिद्धांत बनाने से अनुसंधान का मूल्य घट जाता है। इसलिए हमें प्रामाणिकता के ऊपर पूरा ध्यान देना चाहिए। लेकिन कभी कभी जब शोध सामग्री इतनी अपरिचित हो कि कुछ प्रमाणित करना ही संभव नहीं हो रहा है, जैसे प्राचीन इतिहास हो गया, साहित्य हो गया, भाषा आदि से संबंधित बातें हो गई, तब तक सीमा तक कल्पनात्मक चिंतन से काम ले सकते हैं। इस तरह तात्कालिक निर्णयों पर पहुंचकर उनके पुनः परीक्षण के लिए फिर प्रमाणिक सामग्री की खोज भी जारी रखनी चाहिए और अनुमान आश्रित निर्णय जो हैं उनको प्रमाणित भी करना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि हम स्पेकुलेटिव थिंकिंग का सहारा ले सकते हैं, परंतु स्पेकुलेटिव थिंकिंग से जो कुछ भी हम निष्कर्ष हमने निकाला है फिर हमें उसको प्रमाणित करने की कोशिश करनी चाहिए और हमें वो सब क्रियाकलाप करने चाहिए जिससे हम उसकी प्रमाणिकता को जान पाएं कि वो कितनी प्रमाणिक हैं। अगर वो बिल्कुल ही अप्रमाणिक निकलती हैं तो फिर हमारी जो थिंकिंग है हमें दूसरे तरीके से करनी चाहिए और हमें हमारी जो चिंतन है उसको एक नई दिशा देनी चाहिए। विशेष सावधानी के साथ ही अनुसंधान में कल्पनात्मक चिंतन का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि बिना सावधानी के जो कल्पनात्मक चिंतन किया जाता है उसका कोई औचित्य नहीं रहता है। हम कुछ भी फिजूल का जो है वो
कल्पना नहीं कर सकते हैं। कल्पना भी हमारी वाजिब होनी चाहिए और उस कल्पना का कोई आधार होना चाहिए, और अगर हमने कुछ कल्पना की है तो हमें उसको प्रमाणिक अवश्य करना चाहिए। इसके बाद आता है सृजनात्मक चिंतन, जो बहुत ही अपने आप में अनूठा है, और किसी भी शोध कार्य के लिए जो सृजनात्मक चिंतन है उसकी अपनी एक अनूठी महत्ता है। कल्पनात्मक चिंतन का उन्नत रूप है, ये भव्य रूप है सृजनात्मक चिंतन। इसमें कल्पना के द्वारा ऐसे भाव संसार की सृष्टि की जाती है जो भौतिक जगत में वास्तविक अस्तित्व ना रखने पर भी, सामान्य प्रमाणों से प्रमाणित ना होने पर भी मनोजगत में अस्तित्व रखता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि सृजनात्मकता में जो चीज़ें संभव नहीं लग रही हैं वह भी हो सकती हैं, लेकिन इसमें भी हमें अंत में उसकी भी प्रमाणिकता के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, और बिना इसकी प्रमाणिकता के इसके उपयोग की भी गुंजाइश नहीं है। सृजनात्मक कृतियों की व्याख्या में शोधकार अपने सृजनात्मक चिंतन का उपयोग परोक्ष रूप में कर सकता है और उसे कुछ प्रकार के शोधों का आधार भी बना सकता है। अनुसंधानकर्ता को चाहिए कि वो चिंतन के इन भेदों को जानकर अपने विषय के विश्लेषण में और मूल्यांकन में उनका यथोचित उपयोग करना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि सबके सब चिंतन प्रयोग में लिए जाएं, वो निर्भर करेगा कि विषय क्या है और जो विषय के अनुरूप कौन से चिंतन की ज़्यादा आवश्यकता है, और कौन सा चिंतन कितनी मात्रा में करना चाहिए, किस दिशा में करना चाहिए, यह सब भी जो है वो विषय के ऊपर निर्भर करेगा। अब बात आती है वैज्ञानिक और दार्शनिक चिंतन की। जहाँ तक चिंतन प्रक्रिया की समस्या है वह मूलतः एक ही होती है। उसके जो परिणाम और संभावनाओं के आधार हैं वो भिन्न भिन्न श्रेणियों में होते हैं। जैसे मैं कुछ सवाल बताती हूँ आपको कि राजधानी कहाँ है, देश की राजधानी कहाँ है, तुम्हारे कोठी में कितने कमरे हैं, तमिलनाडु की राजधानी कौन सी है, उड़ीसा में कौन सा व्यवसाय है, तमिलनाडु में कौन सी भाषा बोली जाती है। ये एक श्रेणी के सवाल हुए। जैसे प्रश्नों के उत्तर कोई भी व्यक्ति अपनी पूर्ण जानकारी के आधार पर निश्चित रूप से दे सकता है। ऐसी जानकारी ना हो तो उत्तर भी नहीं दे सकता, वो बोल देगा कि उत्तर आता है या नहीं आता है। इसमें विशेष चिंतन की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न करने वाले को सही या गलत उत्तर भी मिल जाता है। अब दूसरी श्रेणी को देखिए। भारत में अशिक्षा अभी तक दूर क्यों नहीं हुई? भारत अभी तक पूर्ण रूप से शिक्षित क्यों नहीं हुआ? विकसित और विकासोन्मुख राज्यों के बीच की आर्थिक खाई का कारण क्या है? मधुमेह की बीमारी कैसे होती है? मीडिया में चित्र प्रसारण कैसे होता है? ये दूसरी श्रेणी के सवाल हैं। इसमें इन प्रश्नों का उत्तर देना इतना आसान नहीं है। उत्तर देने के लिए वस्तु तथ्यों का संकलन करना पड़ेगा, विश्लेषण करना पड़ेगा, प्रयोग और अध्ययन आवश्यक रूप से उसको चाहिएंगे। उत्तर देते हुए वस्तुओं के बीच, तथ्यों के बीच, वस्तुओं तथा तथ्यों के बीच और कार्य कारणों के बीच में जो संबंध होते हैं उनको स्पष्ट भी करना पड़ेगा। संपूर्ण संगत सामग्री का अध्ययन करके कोई भी इनके उत्तर दे सकता है। एक प्रश्न के उत्तरों में विशेष अंतर नहीं होता है। इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए जो चिंतन अपेक्षित है वही वैज्ञानिक चिंतन है, क्योंकि इसमें हमें आंकड़ों की आवश्यकता पड़ेगी। इसमें हमें जो है वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण हमें चाहिएगा। अब तीसरी श्रेणी के प्रश्न देखिए आप। इस कविता का उद्देश्य क्या है? इस कहानी का उद्देश्य क्या है? इस गद्य का उद्देश्य क्या है? आत्मा और परमात्मा का संबंध क्या है? सौंदर्य की परिभाषा क्या है? सौंदर्य के प्रकार कौन कौन से हैं? तो ये जो पूर्वोक्त जो दोनों प्रकार के प्रश्न वस्तुनिष्ठ थे, पर पहली श्रेणी के प्रश्न प्रत्यक्ष स्थूल सत्यों और तथ्यों से संबंधित थे।
लेकिन तीसरी श्रेणी के प्रश्नों के उत्तर इन दोनों से जटिल हैं। प्राय इनके कोई निश्चित उत्तर नहीं दिए जा सकते, क्योंकि कविता का उद्देश्य, जब कोई एक कविता है उसके उद्देश्य जब हम चार भिन्न भिन्न व्यक्तियों से पूछेंगे तो चार भिन्न भिन्न व्यक्ति जिन्होंने उस कविता को पढ़ा है, समझा है, उनके उत्तर भिन्न भिन्न ही होंगे। एक जैसा उत्तर मिलना संभव नहीं है। हो सकता है कि एक पॉइंट सेम हो, एक जो वाक्य है वो समता लिए हुए हो, समान हो, परंतु सारा का सारा समान होना